हेलो दोस्तों, मुस्तफ़ा कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 7 या 8। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कर्क रेखा किसे कहते हैं। हमारी पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और इसी 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं इसे। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो होती है यह हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हिस्सा साउथ हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। ये पूरा का पूरा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। इसी उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो होती है, इसी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को ही कर्क रेखा कहते हैं। यह है कर्क रेखा और यह है भूमध्य रेखा। यह हमारी पृथ्वी के बीचों बीच से यह रेखा गुजरती है। और 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होती है उसे मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है वो कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होती है उसे मकर रेखा के नाम से जानते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो होती है वो भूमध्य रेखा होती है, हमारी पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से गुजरती है। अब हालांकि हमारी पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखाएं हैं नहीं, लेकिन पृथ्वी को जानने के लिए, समझने के लिए अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। सवाल है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह है कर्क रेखा, यहाँ पे हमारा हिंदुस्तान है और यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। उन राज्यों के क्या क्या नाम हैं? त्रिपुरा, अगर हम भारत के पूर्वी साइड से चले तो त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ये वो भारत के 8 राज्य हैं। इन्हीं भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन दूसरा सही होगा। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा रुपए का चिन्ह, ये रुपए का प्रतीक चिन्ह है, किस वर्ष अपनाया गया था? भारतीय रुपए का जो प्रतीक चिन्ह है, ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, इसे किस वर्ष अपनाया गया था? तो बच्चों इसे 2010 में भारत सरकार ने इस रुपए के प्रतीक चिन्ह को अपना लिया था, 15 जुलाई 2010 को। और इस डिजाइन को बनाए थे डी उदय कुमार द्वारा बनाया गया यह डिजाइन 15 जुलाई 2010 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता में, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी अध्यक्षता में इस भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह को अपना लिया। और जैसे ही भारत ने भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह अपनाया, भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश बन गया जिसके पास अपने देश का सिंबल है, रुपए का सिंबल है। जैसे और भी ऐसे 4 देश हैं जहां पे उनका अपना प्रतीक चिन्ह है। जैसे अमेरिका में डॉलर चलता है। जापान है, जापान में एन चलता है। उसके बाद यूरोपियन संघ में यूरोपियन जो आपका है, यूरोपियन संघ में यूरो चलता है। उसके बाद ब्रिटेन की बात करें तो वहां पाउंड चलता है, और हमारे हिंदुस्तान में रुपया चलता है। तो यह है रुपए का प्रतीक चिन्ह। और इस तरह भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश बन गया जिसके पास अपने देश का एक सिंबल है, भारतीय रुपए का एक चिन्ह है। और ये डिजाइन किसने बनाया था? डी उदय कुमार। असम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी के से IITN है डी उदय कुमार। इन्होंने भारत सरकार को ले जाकर भारत सरकार को ये डिजाइन दिया था, और भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इसे भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, जो मुद्रा है उसके रूप में इसे अपना लिया।
तो भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह को भारत सरकार ने अपनाया 2010 में। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन है सुचेता कृपलानी और दूसरा ऑप्शन है सैयदा अनवरा तैमूर। तो ऑप्शन दिए गए हैं, एक है आपका सैयदा अनवरा खातून और दूसरा ऑप्शन है सुचेता कृपलानी। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री अगर किसी प्रदेश से बनी तो वो हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश से बनी थी। सुचेता कृपलानी 1963 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और इस तरह सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी जो 1963 में बनी थी। तो हमारा आंसर बनेगा सुचेता कृपलानी। वहीं हम दूसरे ऑप्शन की बात करें सैयदा अनवरा तैमूर की, तो सैयदा अनवरा खातून ये भारत के किसी भी राज्य की पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री, भारत के किसी भी राज्य की पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री, और ये बनी थी किस स्टेट से? असम स्टेट से। असम की राजधानी तीसपुर 1980 में ये असम की मुख्यमंत्री बनी और भारत के किसी राज्य की पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री बन गई, जबकि पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। वहीं हम अगर ये सवाल करें कि भारत के किसी राज्य की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री कौन? भारत के किसी राज्य की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री किस प्रदेश से बनी? तो वो हमारे उत्तर प्रदेश से बनी और आंसर बनेगा मायावती। मायावती भारत के किसी भी राज्य की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री हैं और ये भारत के किस राज्य से बनी? हमारे प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से बनी। हमारा अगला प्रश्न है राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है या राष्ट्रपति होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? ये राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा हमारे यहाँ संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। राज्यसभा जो होता है ये उच्च सदन होता है, यहाँ पे वरिष्ठ लोग होते हैं और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और ये एक स्थायी सदन है और इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति, जी हाँ, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, अध्यक्ष होता है। भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है यह कभी उपराष्ट्रपति के रूप में कोई कार्य नहीं करता। यही कारण है कि यह उपराष्ट्रपति के रूप में कभी वेतन भी नहीं लेता है और यह राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। और इस समय हमारे देश के जो राज्यसभा अध्यक्ष हैं वेंकैया नायडू हैं। वेंकैया नायडू हमारे देश के इस समय राज्यसभा अध्यक्ष हैं, यानी इस समय देश के उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति का काम होता है राज्यसभा की अध्यक्षता करना और अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो हमारा आंसर बना उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न हमारा है दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी या कुतुबुद्दीन ऐबक? दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान, हमने आपको पढ़ाया था बच्चों कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गद्दी पर बैठा था और 1210 तक शासन किया था। यही दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। लेकिन सवाल पूछा गया है दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान, तो दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान जो था वो इब्राहिम लोदी था, जिसे 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में, जिसे इतिहास में पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है, और इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। और जैसे ही बाबर ने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को पराजित किया, दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। इसीलिए इब्राहिम लोदी को दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान कहा जाता है। वहीं बाबर ने जब 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया तो उसने एक नए साम्राज्य की शुरुआत किया जो इतिहास में मुगल साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? बाबर को माना जाता है। इसने दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित करके दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया और एक नए युग की शुरुआत किया, मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य का पहला बादशाह कौन? बाबर।
क्योंकि इसने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। तो स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए वीडियो के साथ।